का तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हम कहते हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्ता के 44 का 7वां हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात, लुफ्त उठाए। जेमरे की कार रुक जाती है तो जेमरे कार से बाहर निकलती है। जेमरे को देखकर मुस्तफ़ा कमाल और ओज़बे झगड़ते हुए रुक जाते हैं। जेमरे के अहल खाना सहर और बच्चे बाहर मौजूद खड़े हुए बेसब्री से जेमरे का इंतजार करते होते हैं। अब सबकी नज़र जेमरे पे माकूस थी। टैक्सी तो रवाना हो जाती है, पर जेमरे के हाथ में एक फुटबॉल होती है। जेमरे अपने कदम बोलाद की तरफ बढ़ते हुए पहुंचकर रुकते हैं। बोलाद ने बॉल को देखकर हाथ लेके कहा कि ये तो मेरे मनपसंद खिलाड़ी की फुटबॉल है, ये मेरे हाथ में क्यों दी है अम्मी? तो एक सहर बोली कि बेटी तुम कहाँ गायब हो गई थी, अभी तुम्हारी आमद ठीक से नहीं हुई। तो जेमरे पहले गमगीन सूरत बनाई, फिर पुरजोश तासुरत कायम करते हुए जवाब दिया कि मुझे मालूम हुआ कि मेरा बोलाद अपनी क्लास में अव्वल नंबरों से सेरी फिरिस्त आया है, तो मेरे कदम कुदरती तौर पर एक जगह नहीं टिके। मैं इनाम के तौर पर फुटबॉल ले आई। तो उसमें गुस्से में आके अपनी कदम जेमरे के करीब बढ़ाए और आते साथ पूछता है कि तुमने अपने आप को कहाँ गायब कर दिया था? हम यहाँ साथ तो आए थे, बताने की जहमत भी नहीं हुई तुमसे, और अपने प्यारे बच्चों के लिए फुटबॉल लेने चली गई। ये मुझे भी कह सकती थी, मैं इन दुकानदारों से बखूब वाकिफियत रखता हूँ। अगर मेरे साथ चलती मैं सस्ता दिल्ला देता। जो तुमने अभी किया है उसे किसी की तबीयत नासाज हो सकती थी। जो तुम्हारी जिम्मेदारी की रोटी खाता हो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। निगाहों में गुस्से भर कर देखता होता है। जेमरे खामोश खड़ी थी। सवाल के जवाब न देने पर सहर साहिबा ने रोकने की नीयत से जेमरे की पीठ पर अपना हाथ रखा और जेमरे को और बच्चों को अंदर ले जाने लगी। तो सहर ने ले जाते जेमरे से कहा कि ये आदमी कौन है? ये तुमसे तल्ख मिजाज में बात क्यों कर रहा था? जेमरे बोली, मुझे मालूम नहीं, ये जलाल साहब ने नया बंदे को मुलाजमत पे रखा है, शायद जलाल साहब के कारस तले मकरूज होगा। पर जेमरे कुछ और ही सोचने लग गई। तो ओज़बे के पास मुस्तफ़ा आ जाता है। ओज़बे कहता है कि इस लड़की को देखो जरा। लब पर एक जवाब का जुमला तक नहीं आया। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि जवाब मिलने पर या ना मिलने पर अफसोदा नहीं होते, तुम अपने आप पे काबू रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो बोलाद बोला कि मैं फुटबॉल ले जाके उमूद को दिखाऊंगा। अब दूसरी जानिब नूर मैडम कैफे पहुंची तो सब जा चुके थे। पूरे कैफे पर वीरानी छाई होती है। तो नूर ने अपनी एड़ी वाली हिल से कैफे के बंद किए हुए दरवाजे को मार के दरवाजे का शीशा तोड़ डाला। अपने हाथ से लॉक खोला, पर अलार्म बजने लगा। तो नूर मैडम अंदर आके मोबाइल की टॉर्च चला के तलाशी ली, कोना कोना तलाश किया, आखिर मिली तो। और अब नूर मैडम झुककर उठाने लगी तो गार्ड हाजिर हो जाता है। अब नूर मैडम धीरे धीरे अपना वजूद सीधा तीर होकर गार्ड को देखने में मसरूफ हो गईं। अब तीसरी जानिब नदीम ऐनक पहनकर अपने बिस्तरे में टैबलेट पर बिल्डिंग मॉडल डिजाइन बना रहा था, पेपर से तस्दीक कर रहा था। इतने में नदीम के कमरे का दरवाजा खोलता है। व्हाइट शॉर्ट नाइट गॉर्मेंट पहनकर जास्मीन मोहतरमा नजाकत से दाखिल हुई। नजाकत से अपनी एक टांग जमीन से उठा के दरवाजे पे रख के सहारे खड़ी हुई और अपने अंदाज में रोमानवी भरकर नदीम के पास जा बैठी और कहती है कि तुम मुझे अपने बने हुए डिजाइन नहीं दिखाओगे? तो नदीम टैबलेट पर दिखाता है और कहता है कि तुम देखकर अपनी राय बताओ, तुमको डिजाइन कैसी लग रही है? जास्मीन ने कहा कि बहुत खूबसूरत है। तो नदीम बोला कि तुम मेरी झूठी तारीफें ना किया करो, डिजाइन को देखकर ये वाजे होता है इस डिजाइन को बनाने वाला कोई नौजवान के हाथ नहीं बल्कि 2 साल बच्चे के हाथ लगते हैं। क्या तुम्हें यकीन है यादाश्त से पहले मैं ये काम किया करता था? जास्मीन बोली कि नहीं, यही काम किया करते थे, पर तुम हर काम दिल लगा कर नहीं करते थे। तुम अक्सर ये काम दूसरों पर डालकर खुश होते थे। तुम इसे छोड़ो, तुम शायद थक गए हो। आज हम सो जाते हैं, उसको हम कॉल कर लेंगे। कितने दिन हो गए हैं हम अकेले नहीं सोए। तो नदीम बोला कि आज मैं काम को नहीं छोड़ सकता, अगर आज मैं छोड़ूंगा ये काम वासी होकर काल पर चला जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। जास्मीन बोली कि इंशाअल्लाह पढ़ोगे तो यकीनन तुम काम को फतह कर लोगे। तो जास्मीन उठ जाती है और नदीम को काम करता हुआ देखती है तो याद करती है कि जास्मीन के ऑफिस में कोई बंदा कहता है कि कोई इसे बच्चों की ड्राइंग भी नहीं कहेगा। तो जास्मीन ने कहा कि तुम्हारा इतना सा काम है, इसमें से खामियां निकाल कर दुरुस्त करना। तो बंदा बोला कि क्या करे?
खामियां भी बेतहाशा है। तो जास्मीन ने टेबल पे रकम रखी। तो जास्मीन ये याद करके नदीम के कमरे से बाहर निकलती है। अब इस्तांबुल की सुबह हो जाती है। यूनुस को नीचे से ऊपर तक सोता हुआ दिखाते हैं। तो यूनुस का मोबाइल बज उठा। तो यूनुस उठकर मोबाइल देखकर जवाब देता है, गुड मॉर्निंग यास्मीन, सुबह सुबह तुमने मुझे फोन किया है। तुम पर सब कुछ जाने की तजस्सुस काबिज लगती है। मुझसे कौन सी बात जाननी है? तो फिर यास्मीन बोली कि क्या वो फ्रेम जोड़ गया है? तो यूनुस फ्रेम को देखता है और कहता है कि हाँ वो जोड़ गया है, और हाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। पूरे इस्तांबुल में से ढूंढ कर क्या दिया? एक बुरा कारीगर। तो यास्मीन ने कहा कि उन्हें बुरा ना कहो, वो मेरे अजीज उस्ताद है। उनका बनाया हुआ हर फ्रेम मोहब्बत की दास्तान लिखता है। तो यूनुस बोला कि अच्छा बाबा, मैं अपने अल्फाजों में नजरसानी करता हूँ, अगर तुम कहो तो अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो यास्मीन बोली, क्या तुम ये फ्रेम देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे? तो एहतियातन तरकीब तुमको देनी पड़ेगी, वो इस्तांबुल की लड़की नहीं है। क्या तुम ऐसा करोगे? यूनुस ने जवाब दिया कि यकीनन मैं अपनी मोहब्बत की इजहार राय करूंगा। अब जलाल की हवेली का गार्डन दिखाते हैं। नूर मैडम सीढ़ियां चढ़ रही थी और उमुद बोलाद की फुटबॉल लेके सीढ़ियां उतर रहा था। उमुद के हाथ से नूर मैडम को अपनी तरफ आते हुए देखकर फुटबॉल घबराहट में छुट जाती है। नूर के पैर के करीब से गुजर जाती है। उमुद सहमे हुए नूर की आंखों में देख देख कर उतरता है। तो उमुद जाके फुटबॉल उठा लेता है। तो पीछे से उमुद को आवाज देती है कि क्या ये फुटबॉल तुम्हारी है? उमुद सामने खड़े होकर जवाब दिया कि नहीं, ये मेरे भाई की है। तो नूर ने कहा कि फिर तुम ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या कर रही हैं? क्या तुमने फुटबॉल चोरी की है? तो उमुद ने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, बस मैं बिना इजाजत के फुटबॉल से खेल रहा हूँ। तो नूर ने कहा कि बिना इजाजत खेलना भी चोरी कहलाता है, इससे पहले कोई देखे तुम जाकर बेकिन्नी पर छुप जाओ। तो उमुद ने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो नूर मैडम ने कहा कि जैसे मैंने कहा है वैसे करो, जाओ इससे पहले कोई आए। तुम जाकर छुप जाओ, वरना मैं ये बॉल लेकर फाड़ दूंगी। फिर उमुद ऊपर चला जाता है। तो नूर मैडम मुस्कुराती है। उमुद बेकिन्नी पर आकर फुटबॉल समेत बैठकर छुप जाता है। घबराहट में इधर उधर देखने लगता है और नीचे गार्डन में जेमरे एक जगह खड़ी होती है और जुल्फे की लट्टे हवा में उड़ रही होती है और जेमरे ने अपनी आंखें बंद करके हवा महसूस की। यूनुस हवेली में इधर उधर जा देख रहा होता है, हाथ में डब्बा होता है। मुलाजमा ने यूनुस को देखकर करीब आकर कहा कि तुम जेमरे को ढूंढ रहे हो बेटा? अगर ढूंढ रहे तो मैंने जेमरे को गार्डन में देखा है। यूनुस ने डब्बा दिखाकर कहा कि हाँ, आप सही सोच रही है, टूटा फ्रेम जुड़ गया है। क्या आपसे इस हवाले से पूछताछ हुई? तो मुलाजमा ने कहा कि खुदा ने मुझे बचा लिया, मैं दब्बे पाँव भाग निकली, पर वो इसे मुसलसल ढूंढ रही थी। तो यूनुस ये सुनकर मायूस होकर डब्बा देखने लगा। अब गार्डन में जेमरे को फिर से खड़ी हुई दिखाते हैं। जेमरे धीरे धीरे खुश होती है, अपनी दोनों आंखें खोलकर देखती है, देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है। जेमरे के सामने यूनुस खड़ा होता है। यूनुस जेमरे को देखकर कहता है, तुम मुझे देखकर एकदम गुस्सा में क्यों आ गई? शायद मैंने आकर तुम्हारी खुली फिजा में गर्द आलूद हवाएं चला दी। तुमने क्या मुझे गर्द आलूद तूफान समझा हुआ है? फिक्र ना करो, मैं तूफान नहीं हूँ। जेमरे ने कहा कि यकीनन तुम तूफान नहीं हो, तुम तूफान से पहले खामोशी के जैसे लगते हो, जो बता देती है कि सब कुछ तबाह होने वाला है, कि खामोशी से कचरा करके फैला दो। फिर तुम ये कहो कि हमने तुम्हारी जिंदगी में कचरा नहीं फैलाया बल्कि सफाई की है। ये कहे कि दूसरों को इस कचरा से बेखबर करते हो, इस पहले कि ये खामोशी सब कुछ तबाह कर दे। मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो जेमरे जाने लगी। तो यूनुस ने कहा कि रुक जाओ जेमरे। तो यूनुस जेमरे का हाथ पकड़ लेता है और डब्बा अपनी कमर के पीछे से लाके जेमरे के सामने करता है। तो वो पीछे मोड़कर डब्बा को टक्कर कहती है कि अब ये क्या है? अब ऊपर की जानिब उमुद बेकिन्नी से बैठकर मुसलसल अपनी खाला को देख रहा होता है। तो उमुद के पीछे से एक खातून के 2 कदम दिखाते हैं, जो उमुद की जानिब बढ़ रहे होते हैं और दिखाते हैं कि अब उसके हाथ में छुरी दिखते हैं, और अब आखिरकार चेहरा दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि आयशा होती है, जो रोते हुए बढ़ते हुए आ रही थी। अब नीचे यूनुस जेमरे को कहता है कि अब तुम बिना देखे नहीं जा सकती, कि इस डब्बे के अंदर क्या है? मुझसे तुम्हारी एक चीज टूट गई थी, वो चीज इस डब्बे में है। अगर मैं चाहता तो टूटी हुई चीज उसी वक्त तुम्हारे हाथ में ला रखता और माफी मांग लेता,
पर मुझे यकीन था ऐसे अमल पर तुम माफ नहीं करोगी जो तुमने मेरे मुतालिक अपने जहन में किस मिट्टी के बुनियाद पर खा के कायम किया है। तुम डब्बा खोलकर खुद ही देख लो वो मिट्टी कैसी है। तो अब जिम्रे डब्बा को देखती है। तो यूनुस बोला कि क्या हुआ, अब खोलकर देखती क्यों नहीं। तो जिम्रे खोलकर देखकर अब दीदा हो जाती है। अब ऊपर बेकिन्नी पर अब उमुद पीछे मोड़कर आयशा को देखा और उमुद हैरान ज़द्दा होकर उठ खड़ा हुआ। आयशा रोती हुई आंखों में नफरत भरकर उमुद को देख रही थी। तो अब आयशा उमुद के पास आते हुए कहा कि तुम तो अच्छे बच्चे की तरह थे, तुम बुरे बच्चों की तरह छुप क्यों रहे हो, क्या तुम एक बुरे बच्चे बन गए हो। उमुद आयशा के हाथ में छुरी देखकर खौफजदा हो जाता है। अब नीचे यूनुस रोती हुई जिम्रे के आंसू अपने हाथ से साफ करने के लिए अपना हाथ करीब लाता है, लेकिन बढ़ता हुआ अपना हाथ रोक लेता है और एकदम जिम्रे को काबू करके जिम्रे के लबों का बुसा लेता है। और ऊपर आयशा उमुद को कहती है, छुरी देखकर खौफ में हो, इसे अक्सर सब्जियां काटते हैं और कभी कभार इसे किसी की जान भी लेते हैं और इन चीजों से ही इंसान की मौत आसान हुई है कि पल भर में मौत से हमकिनार कर देती हैं। तो उमुद कहता है कि आयशा आंटी आप मौत की बातें क्यों कर रही हैं। तो आयशा ने अपने आप से कहा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। अपने हाथ की कलाई में छुरी फेर देती है। अब नीचे जिम्रे यूनुस को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये हरकत करने की। तो यूनुस ने कहा कि ये हरकत तुम्हारे साथ करनी पड़ी, तुमको चूम कर तुम्हारा गम हल्का कर रहा था। तुम माजी से अब तक उस इंसान के लिए बहुत रो चुकी हो, उस इंसान के नसीब में तुम्हारे इतने ही आंसू लिखे थे। तुम उस इंसान के लिए एक हद मुकरार करो, तुम और कितने आंसू उसको दोगी। तुम दूसरे इंसान के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ा रही हो। कोई और इंसान तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है, तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए। जिम्रे गुस्से में खामोश खड़ी थी और यूनुस को देख रही थी और ऊपर आयशा हवास खोकर जमीन पर गिरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उमुद आयशा को देखकर पीछे मुड़कर जिम्रे को देखा तो और अपनी आवाज निकालनी चाहिए तो दो हाथ पीछे से आए, उन हाथों से उमुद को धक्का दिया तो उमुद बेकिन्नी से जा लटक गया। उमुद के मुंह से चीख निकली कि जिम्रे खाला। तो जिम्रे और यूनुस की नजरें लटके हुए उमुद पड़ी बिल्कुल जिम्रे के सामने और उमुद का हाथ बेकिन्नी से छूट जाता है और घेरा अंधेरा छा जाता है। शाहजहान और बाकी फर्द रवा दवा टैक्सी पर बैठकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। अब जिम्रे इमरजेंसी वार्ड के सामने इधर उधर टहलकर रोए जा रही थी और इसी दौरान जिम्रे के मोबाइल पर सहर की कॉल आ जाती है। तो सहर साहिबा पूछती है कि अब क्या सूरत हाल है जिम्रे, अब उमुद कैसा है। जिम्रे ने कहा कि अभी डॉक्टर बाहर नहीं आए, अभी कुछ मालूम नहीं है। सहर अम्मी मैंने उमुद की हिफाजत ठीक से नहीं कर सकी। तो सहर ने कहा कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब जिम्रे के निगाहों सामने यास्मीन के हमराह यूनुस दौड़ते हुए पहुंचा। जिम्रे यूनुस को देखकर नफरत अंगेज निगाह बनाकर सहर से कहती है कि अम्मी मैं फोन रखती हूँ। तो जिम्रे फोन रखती है तो यूनुस जिम्रे के करीब आता है। जिम्रे अपनी निगाह ना हटाते हुए यूनुस को सरेआम थप्पड़ जड़ देती है। बीते वक्त में ले जाके दिखाते हैं कि जिम्रे उमुद को लगता देखकर दौड़ी, पर यूनुस यहीं रुका रहा। यूनुस उमुद को लगता देखकर अपना सर पकड़ लेता है। जिम्रे ने कहा उमुद नीचे ना देखना और हाथ ना छोड़ना। उमुद बोला कि खाला मैं गिर जाऊंगा। तो जिम्रे यूनुस को देखती है जो सर झुकाए पकड़े घुटने के बल खड़ा होता है। तो जिम्रे कहती है कि उमुद मजबूती से पकड़ो, मैं ऊपर अभी आती हूँ। जिम्रे एक और दफा यूनुस को देखकर सीरिया की तरफ जाती है। यूनुस के दिमाग में इमारत की गिने की आवाजें थी। जिम्रे आधी सीरिया क्या चढ़ी, उमुद का हाथ छूट जाता है और उमुद की आवाज आई कि जिम्रे खाला। तो जिम्रे आधी सीढ़ियों में रुक जाती हैं। जिम्रे अब बीदा जज्बात में रह गई। हाल में आके जिम्रे यूनुस को कहती है कि तुम अपने अंदर हिम्मत कहाँ से लाए यहाँ आकर देखने की, ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ मंजर खेज दिलचस्प वाक़या होगा ना। तो यूनुस शर्मिंदगी महसूस करते हुए यहाँ से रुखसत हो गया। यास्मीन ने कहा कि यूनुस तुम कहाँ जा रहे हो, पर यूनुस रुका नहीं, चला गया। अब यास्मीन जिम्रे को देखकर नजदीक आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रद्द अमल देखकर हैरान नहीं हुई, तुम्हारा यूं रद्द अमल देना तुम्हारा हक है। अगर आम यूनुस होता तो तुम्हारे बच्चा को बचा लेता, लेकिन यूनुस का तुम्हारे बच्चे को ना बचाने की एक वजह है, तुम यकीन नहीं करोगी, यूनुस को फोबिया है।
अगर कोई बच्चा यूनुस के सामने बुलंद बाला इमारत से लटक जाए या फिर गिरने लग जाए तो यूनुस की हालत तशवीशनाक हो जाती है। अब यास्मीन जेमरे को ये कहे कि चली जाती है। अब जेमरे की निगाह यास्मीन से हट के नीचे की तरफ हो जाती है और इसी दौरान सहर और बाकी फर्द हॉस्पिटल पर पहुंचे तो सहर ने जेमरे से पूछा, अब बताओ जेमरे, उमुद कैसा है? जेमरे बताने लगी तो इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खोल जाता है तो सब एकदम डॉक्टर से तस्दीक करते हैं। तो डॉक्टर मास्क हटाकर बताता है कि अभी बच्चे की हालत तशवीशनाक है, कल तक इंतजार करे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेहतर की दवा को शायद मिल ले। और अब रात हो जाती है। जेमरे बोलाद के साथ सो रही होती है तो बोलाद उठकर और माँ को सोता देखकर उमुद के कमरे में जाके उमुद से जा मिला और कहता है कि उमुद भाईया, आपको क्या हुआ है? सब आपको लेकर इतने परेशान क्यों हैं कि आप उठोगे नहीं? उठो ना भाईया, आपने इम्तिहान देना है, तुमने भी मेरी तरह आवाल आना है। पर उमुद खामोश लेटा हुआ था और उठे यूनुस पूरी रात बॉक्सिंग करता है और नूर मैडम सोई हुई आयशा को देखकर खुश होती है। अब पीछे ले जा दिखाते हैं कि आयशा अपने बेड पे बैठी होती है। अब नूर मैडम कमरे में दाखिल होती है। आयशा नूर के हाथ इंजेक्शन देखती है तो नूर मैडम इंजेक्शन लगाने आयशा के करीब आई और लगाने लगी तो आयशा ने नूर का अपनी तरफ बढ़ता हुआ हाथ रोक लिया। आयशा ने कहा कि इससे पहले तुम मेरे साथ कुछ कर दो, मेरी बेटी अमना कैसी है? तो नूर ने कहा कि कौन आमना? अच्छा वो तुम्हारे बेटी, वो बड़े मजे में है। तो आयशा ने कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो नूर मैडम ने कहा कि उसकी 2 तस्वीरें हैं, एक बदहाल में है और एक खुशहाल में है, तुम अपने बेटी की कौन सी तस्वीर देखना चाहोगी? ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जितनी तुम्हारी हालत नासाज होगी उतनी तुम्हारी बेटी की हालत खुशगवार होगी। अब क्या तुम ये चाहती हो सबको पता चले कि तुम बिना ब्याह माँ बन गई हो? चलो अच्छी बच्ची की तरह इंजेक्शन लगवा लो। तो आयशा ने कहा कि मैं नहीं लताऊंगी और मुझे पागल नहीं बनना। तो नूर मैडम गुस्से में आके खिड़की की तरफ चली जाती हैं। खिड़की में से जेमरे और यूनुस को देखती है। फिर नूर ने कहा कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती फिर तुमको एक पागलपने की हरकत करने पड़ेगी, जब जाकर तुमको आज के दिन के लिए राहत मिलेगी। तो आयशा ने कहा कि मैं कोई हमकाना हरकत नहीं करूँगी, मैं तंग आ चुकी हूँ, ये सब करके बस आज के दिन मुझे छोड़ दो, अपनी बेटी को याद करने दो। तो नूर ने गुस्से में आके आयशा के बाल पकड़ के खिड़की तक धर्रस के जेमरे यूनुस को दिखाया और साथ कहा कि इधर आओ पागल लड़की, देखो तुम्हारा बच्ची का बाप एक मुलाजमा के साथ क्या कर रहा है, वही मुलाजमा जो तुम्हारे साथ होती है। आयशा देखकर चुप हो गई और अब दीदा हुई। तो अब नूर मैडम ने कहा कि अब तुम क्या करोगी, मुझे बताओ ना, तुम्हें तो सबसे ज्यादा भरोसा था, कोई और आके तुम्हारे और यूनुस के दरमियान में जो रास्ता है उस पर कोई नहीं आएगा। किस तरह वो एक मुलाजमा को देख रहा है। तो आयशा ने कहा कि मैं करोगी। इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 44 मुकम्मल हो जाता है, जिसके कलमनिगार शेर अफगन है। और एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे